अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली जिना और मैं हूं आपका होस्ट एजाज़ भट्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर लाहौर के वस्त में, बिलालगंज में मौजूद हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि लाहौर शहर की हिस्ट्री हर हवाले से नायाब गिनी जाती है, नायाब देखी जाती है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद नुमा, खुद साख्ता और शोबदाबाज, खुद को सहाफ़ी कहने वाले लोग आजकल तरोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अपनी अपनी दुकान चमकाने के लिए लोगों के गलत ख्यालात और लोगों की गलत तारीख पेश कर रहे हैं। इसी तारीख को सही करने के लिए कारकुन सहाफ़ी होने के नाते हम आपको ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाना चाहते हैं जहां से जाकर आपको असल हक़ाइक़ का पता चल सके और लोगों की आप बीती आप तक पहुंच सके। इसी हवाले से मैं एक ऐसे नौजवान का आज जिक्र करना चाहूँगा कि जिसने बहुत थोड़े अरसे में, बहुत ही कम अरसे में पूरे पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में नाम कमाया और आखिरकार वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। और वो एक नेक नीति का जज्बा लेकर जब घर से निकला तो दुश्मन जो खबासत से भरपूर लोग थे जिनके साथ उसने भला किया, उन्हीं की गोली का शिकार हुआ। मेरी मुराद गोल्डन भट्ट की है। आज हम बात करेंगे गोल्डन भट्ट के भाई हैं शाहिद भट्ट साहब। हम उनके पास, उनके ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं। वो ताजर भी हैं, ताजर रहनुमा भी हैं, सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं। मुसाहिब जो थे उनको वो भुगत चुके। आज हम उनसे पूछेंगे कि गोल्डन भट्ट कैसे बना और उसका किरदार क्या था और उसका बचपन क्या था, जवानी क्या थी, वो हमें आज बताएंगे और हम आप तक पहुँचाएँगे। असी भाजी रहन वाले सां पार्टी दे ते उत्थे साडे जिहड़े ताए चाचे सन, पुफियां सन, वो सारे जिहड़े सन वो साडे वाल साहब कहते हैं तुहानूं इस माहौल च रखना नहीं तो मैं अपने बच्चों नूं अफसर बनाना तो यह माहौल तो मैं दूर ले जाना। तो वह माहौल तो दूर है कि उत्थों चुक्या सानूं इन्होंने तो लिया के मलक पार्क उत्थे सानूं उन्होंने घर लियाता उत्थे उन्होंने तलीम सानूं दवानी शुरू कर दी। तो मेरा ज़हन जिहड़ा सी वो मैं कारोबारी सी। तो मैं वाल साहब नूं कहा कि मैं कारोबार करना चाहना तो मैनूं तुसीं अपने नाम रखो। और फिर मैं अपने वाल साहब के नाल ही कारोबार बिलालगंज करना शुरू करता। बाहर साड़ियाँ मार्केटां सन 205 नंबर, उत्थे काम शुरू कर देने। इत्थों के मशहूर बदमाश सन नीफे बाबे हरी, उन्होंने किसी ने पार्टी ने कहा भी इहदे कोल पैसे मंग गुलाम मुस्तफा भट्ट को। उन्होंने गुलाम मुस्तफा कहा सानूं जरूर 5 लाख रुपया सानूं भेज दे। मेरे वाल साहब ने उन्होंने कहा कि यार पैसे क्यों असीं तुहानूं भेजने ने, की उन्होंने कहा तैनूं कहा नहीं असीं फलाना कीता, असीं फलाना बंदा मारिया, बिल्ला भलवान मारिया तो 5 लाख रुपया भेज। मेरे वाल साहब ने कहा असीं पैसे नहीं देंदे हुंदे। उन्हें अपने बंदे साडी कोठी अगे भेजते। ठीक है, उस जो साडी कोठी अगे बंदे आते हैं तो बाहर मैं देखना मेरे वाल साहब के मारना शुरू कर देंगे ने। उन्होंने अगों सारे दंद टुट जाते हैं। तो मेरे को छोटा जोड़ा राशिद भट्ट साहब, वो राशिद भट्ट साहब नूं फैर फूर मार देंगे ने। मेरी वालदा अंदर कहती कि बाहर तेरे प्यो की लड़ाई हो पई, मैं बाहर आना वा तो मैं कि देखना मेरे प्यो तो मेरा भरा हेठां डिगे पे सन। तो मैं फिर बाहर आके उन्होंने मेरे ते फायरिंग करती, मैं उन्होंने फायरिंग करती। और नतीजे साढ़े घर तो बाहर फौत हो गए, वो बंदे मर गए। तो असी फिर थाने कचहरी के चक्कर च पै गए। ये जिहड़ा गोल्डन भट्ट का टैल्टर है, यह गोल्डन भट्ट नहीं सी, इनू असीं घर च कहने चिट्टा। यह साडियां तरीखां ते जदों आंदा सी ते यह जिहड़े सन जालम 200 बंदा 250-300 बंदा आंदा सी। यह जालम बंदे सन जिहड़े मजलूम बन गए सन। तो जिहड़े मजलूम सन वो 7 जने खड़े होंदे सन, 5 भरा, 1 माँ तो 1 प्यो। ये जालम हो गए। ठीक है, उत्थे आके साडे नाल छेड़खानी करते सन, झगड़ा हो पैंदा सी। तो साडे चो थोड़ा जिहा सियाणा सी जाहद, ये पंजाब कॉलेज पढ़दा सी, 11वीं च मैं दाखिल कराया सी। तो बाकी मेरे भरा पढ़ते सन इत्थे। तो और ही होया तो फिर उन्होंने हथी पै गए, उन्होंने मारिया जाहद नूं। और जाहद नूं असीं कहने हाँ चिट्टा, क्योंकि और रंग बहुत साढ़े 5 भरावां च बड़ा खूबसूरत सी। वो चिट्टा एक ना चिट्टा पै गया। तो
ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮਪੁਰੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਤਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਬਦਲਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡਨ ਬੱਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਬੱਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੋਲਡਨ ਬੱਟ ਇਹ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਬੱਟ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਅਤੇ ਵਾਲ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਆਦਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਕੂਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਸਾਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੀਬਾਂ, ਸਕ੍ਰੈਪ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਔਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 2-2 3-3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪੋਨੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਵਾਲੀ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ? ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੂਮੇ ਕਸਾਈ ਏਰੀਏ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਜੀਬ ਭਲਵਾਨ ਏਰੀਏ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭੱਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਲੂਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਕੂਮੇ ਕਸਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਮੇ ਕਸਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੂਮੇ ਕਸਾਈ ਕੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਮਿਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਿਲਾਮੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਰ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੋਲਡਨ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਗੋਲਡਨ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਇਵੈਂਟਸ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਰੇਲਵੀਆਂ 'ਚ ਬਰੇਲਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੁੰਨੀਆਂ 'ਚ ਸੁੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਬੀਆਂ 'ਚ ਬਾਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਫੇਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ,
ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤੇ ਔਰ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਸ ਜੋ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ करे केस ਉਹਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬਲਾਜ ਟੀਪੂ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਈਆ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਹੋਣ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਐਂਕਰ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਉਂ ਟੁਰੀ ਹੈ, ਕਾਸੇ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਫਲਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ है ਉਹਨੂੰ पता होता है कि मेरी दुश्मनी है। जी नाजरीन, आपने देखा कि हमने शाहिद भट्ट साहब से बात की। उस बात में, उस गुफ्तगू में हमें ये इंकशाफ हुआ जो गोल्डन भट्ट साहब थे उनका बचपन में नाम चिट्टा भट्ट मशहूर था और उनका पूरा नाम जाहिद भट्ट उर्फ गोल्डन भट्ट था। तो अभी हम मौजूद हैं उन्हीं के दफ्तर में। यहाँ पर उनके वालिद साहब, जो गोल्डन भट्ट साहब और शाहिद भट्ट साहब के वालिद थे, ग़ुलाम मुस्तफ़ा भट्ट, उनके दरीना दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा भट्ट साहब का कारोबार क्या था और वो किस किस्म के इंसान थे, उनका अखलाक कैसा था और वो लोगों के मुसीबत में किस तरह काम आते थे। जी, मैं सन 70 से मार्केट में आ रहा था। उस वक़्त से भट्ट साहब के साथ मेरी यानी कारोबारी भी डील थी। इनकी मार्केट में बिलालगंज मार्केट में मार्केट थी, वहाँ पे ये स्पेयर पार्ट का काम करते थे। और साथ में ये जो मुख्तलिफ़ महकमे गवर्नमेंट के, जो रेलवे, वापडा, TNT अपना अनसर्विसेबल जो मटेरियल ऑक्शन करते थे, तो चूँकि मैं भी वो काम करता तो इसलिए मैं इनके साथ बहुत क्लोज था। ये इंतहाई नफीस आदमी थे और हमदर्द थे। इन्होंने कभी भी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, बल्कि जिसके साथ ज़्यादती होती थी ये उसकी साइड पे खड़े हो जाते थे। बिल्कुल, यानी पूरी ज़िंदगी मैंने यही देखा। उसके अलावा कारोबारी आदमी थे। इन पे वो जो आप मुझे ये बताएं कि वो जो इन पे जो कत्ल के केस हुए, उसकी असल वजह क्या थी? उसकी असल वजह यही थी कि ये बलक पार्क में रहते थे। वहाँ पे चंद उबाश किस्म के जो लोग थे, उनको पता चल गया होगा कि इनका कारोबार ठीक ठाक है, तो उनसे इन्होंने भत्ता मांगा था, जिसकी वजह से इनकी तू मैं हुई और उन्होंने इनको मारा और एक फायर भी किया जो कि इनके छोटे बेटे को लगा। तो जो इनके बड़ी सी चीज़ एक ऐड करना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो वक़ूआ हुआ ये किस जगह पे हुआ? ये मलक पार्क में। जी, मलक पार्क में। वो इनके घर के करीब था या उनके घर के करीब था? कौन था बस जो तकरीबन हुआ इन पर, या ये रास्ते में जाते हुए झगड़ा हुआ? जी, ये मेन जो रोड था मलक पार्क का, वहाँ पे ये मसला हुआ। इनके घर के नज़दीक भट्ट साहब को वहाँ उन्होंने बुलाया बाहर और भत्ते का मुतालबा किया। 3-4 आदमी थे। फिर जब नहीं कोई मसला बना तो उनको इन्होंने मारना शुरू किया। इतनी देर में छोटा बेटा जो था राशिद, वो बाहर निकला तो इन्होंने भट्ट साहब को मारा। उनके दांत टूट गए, वो खून हो गए
और राशिद भट्ट को फायर लग गया। इतने में इनके जो बड़े बेटे शाहिद भट्ट साहब थे वो बाहर निकले। जब उन्होंने देखा दोनों की बुरी हालत तो उन्होंने फायर किए, तो इनसे यानी सडनली मर्डर हो गया। तो वो आपने जो केस के दौरान देखा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गोल्डन भट्ट की, जी जी। केस के दौरान आपने क्या देखा कि गोल्डन भट्ट को किस तरह से मुखालफों का सामना करना था? जी, गोल्डन भट्ट तो उस वक़्त कॉलेज में पढ़ रहा था, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि इनके साथ कोई और नहीं आता था। जब इनकी पेशी होती थी तो यही जो भाई थे 5 और एक इनकी वालदा और वालिद, तो जब ये जाते थे तो दूसरी तरफ चूँकि वो ऊबाश लोग थे तो वो पूरा यानी कम से कम 150-250 बंदा लेके जाते थे। और उस वक़्त उनके तल्लुकात जो 10 वो इश्तिहारी थे, टॉप 10 वाले, उनसे उनका तल्लक था, उनको भी इस्तेमाल करते थे। बहुत ज़्यादा इनको तंग किया, जिसकी वजह से ये काफ़ी अपसेट थे। तो उस को देखते हुए जाहिद जो कि गोल्डन भट्ट बाद में मशहूर हुआ, उसका ज़हन इन्होंने यानी जुल्म करके, ज़्यादती करके उसका ज़हन बदला। उसके बावजूद उसने कभी भी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। आप भाटी गेट चले जाएं, ये औरतों या और दूसरे जो बंदों के साथ ज़्यादती होती थी बग़ैर किसी लालच के उनके साथ जाके उनके मसले हल करता था। मुझे आप ये बताएं कि आपने गुलाम मुस्तफ़ा भट्ट साहब की जवानी देखी, जी आपने गोल्डन भट्ट की भी जवानी देखी, जी। जाहिद उर्फ गोल्डन भट्ट। जी जी। आपने उनके जाहिद भट्ट और गोल्डन भट्ट के इखलाक को कैसा पाया? बाप की तरह उसका इखलाक, हर एक से मोहब्बत से और सलाम, जब भी मिलता था उसने सलाम में पहल करनी है और जी के अलावा किसी को नहीं बुलाता था। उसका इखलाक बहुत अच्छा था, जैसे बाप का इखलाक था ऐसे ही उसका इखलाक था। और आदत भी वही थी कि हर एक के लिए उसके दिल में हमदर्दी थी और इसीलिए वो हर एक के साथ बग़ैर किसी लालच के जाके उनके मसाइल हल करता था। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शाहिद भट्ट साहब के ऑफिस में और ये इनका ख़ानदान का मुश्तरका ऑफिस है। हम कश्मीरी होने के नाते मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि हम कश्मीरी लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों के जो रिश्ते हैं वो भी कश्मीरियों में हों। और दूसरी जो कोशिश हमारी ये होती है कि हमारी फैमिली का जॉइंट सिस्टम बरकरार रहे। हम बाकायदा ट्रेडिशनलिज़म पे फोकस रखते हैं, उस पर यकीन रखते हैं और उसको अमली जामा पहनाने की हत्तल वसा कोशिश करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अहमद भट्ट साहब, जो कि जाहिद भट्ट और गोल्डन भट्ट से छोटे हैं, भाइयों में चौथे नंबर पे हैं क्योंकि इनके 5 भाई हैं। शोभदाबाज ने तो 3 बताए हैं। शोभदाबाज की हकीकत भी हम बहुत जल्द अपने प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हम अहमद भट्ट साहब से अभी पूछने जा रहे हैं कि जो उनसे बड़े थे जाहिद भट्ट और गोल्डन भट्ट, उनके बारे में इनके हम उम्र क्या ख्यालात रखते हैं और इन्होंने अपने भाई के जो ज़िंदगी में है उनसे क्या सीखा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने सवाल किया है कि गोल्डन भट्ट की ज़िंदगी, उसके मामलात, वो एक पढ़ा लिखा नौजवान, मेडिकल रैप, अच्छी ज़िंदगी गुजारी, पढ़े लिखा शख्स और मेहरबान और हमदर्द। ये मैं बात ऐसे नहीं कर रहा, आप अंदरून शहर चले जाएं, जब वो फोत हुआ है तो लोग इतना रोए हैं, आके औरतें, मर्द, बूढ़े, जवान। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, मैं ये क्यों इतना रो रहे हैं। तो पता लगा कि कोई बूढ़ा आदमी है, उसका बच्चा उसको तंग कर रहा था, उसको जाके समझाया, उसको ठीक किया। औरतें आई कि हमारे बंदे ठीक नहीं हैं, हमें मारते हैं,
तंग करते हैं, उनके पास जाता है, उनको समझाया, वो भी ठीक हो गई। ऐसे बेशुमार लोग जो आप खुद जा सकते हैं और देखें कि अंदरून शहर कैसा उसकी याद में रो रहा है। ये बातें देखो, हमें इल्म नहीं है, हर बंदे ने जाना है दुनिया से, लेकिन वो ऐसी कमाई करके गया है कि लोग उसको याद करते हैं। जब गोल्डन बट को फायर लगी, जी जाहिद बट और गोल्डन बट को, जी तो हमने देखा कि वहाँ पर जब उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया, जी जी तो वहाँ पे हॉस्पिटल में ले जाने से लेके उनकी वफात तक आप उनके साथ रहे। जी तो जख्मी और मरीजों को आपने पहले भी देखा होगा, जी जी उनको वो जो 7-8 दिन थे, जिन दिनों में वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, जी फायर लगने के बाद वो जब जाँ बहक हुए, उसके दौरान जो दिन थे वो आपने देखे उनको, जी। आपने उनमें हौसले की कौन सी जो है वो खासियत पाई? देखें, जब उसको फायर लगे हैं, जब फायर लगे हैं तो ये नहीं इल्म था कि कहाँ कितने कितने जिस्म पे कहाँ कहाँ फायर लगे हैं, इसका अंदाज़ा नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आना था, तो उसको फायर लगे हैं 12। जब उसको 12 फायर लगे हैं उसके जिस्म के अंदर, तो वो हॉस्पिटल भी आया है मोटरसाइकिल पे बैठ के। उसके बाद हॉस्पिटल में अंदर खुद गया। उसके बाद जब वो उसको स्ट्रेचर पर लटाने लगे हैं ना, तो उसने कहा कि वो नर्स आई कपड़े उतार दें, तो उसने कहा मेरे कपड़ों को कोई हाथ ना लगाए, मैं खुद उतारूंगा। खुद उसने अपने कपड़े उतारे। जी, इस वक्त मौजूद हैं हम राशिद भट्ट साहब के साथ, जिनको बाऊजी भी कहा जाता है। बिलालगंज के लोग इन्हें प्यार से बाऊजी कहते हैं। तो राशिद भट्ट साहब जो हैं, ये शाहिद भट्ट साहब से छोटे हैं और जाहिद भट्ट और गोल्डन भट्ट से बड़े भाई हैं। हम इनसे पूछते हैं कि जब वो पहला वक़ूआ हुआ, जब इनके घर के बाहर इन पर हमला किया गया, इनके वालिद साहब ज़ख्मी हुए, उनको फायर लगा, उसके बारे में ये हमें बताएंगे कि उसकी हकीकत क्या थी, वो वक़ूआ स्टार्ट कैसे हुआ? जी सर। जी, हम अब आपसे ना बता लेने आए हैं, और बाप मेरे ने कहा कि मुझे कि बेटा आप अंदर जाओ। मैं कहा नहीं अब भाई कोई बात नहीं, मैं आपके पास ही हूँ। ऐसी बात हुई, कहता ये आपके ये बेटा है, इसको हम 4-5 गोलियां मार दो तो क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे बाप ने कहा अपनी तकरीबन अपने होश करो, क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। इतनी बात की उसने पिस्तौल निकाल लिया, उन्होंने गोलियां मुझे 3-4 मार दी, मैं गिरा हूँ। ये वक़ूआ हुआ मेरे पापा के, उसने दांत भी तोड़ दिए मेरे पापा का खून निकलना शुरू हुए। इसी ये कश्मकश में ना बड़ा भाई आया तो आमने सामने गोली चलनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा भाई हम आपके दोनों बेटे हो, आपको मार देंगे, आप पता लगे कि क्या होता है। हमारे पीछे नीफा बाबा है, हमारे पीछे फलाने नाजी है, हम पोला सुनियारा हमारे पीछे, हम तो देख लेंगे आपको। इसमें आमने सामने गोली चली है, जिसमें ये वक़ूआ हुआ है। तो वो मौके पे वो नीचे आपसे छोटे भाई थे जाहिद भट्ट और गोल्डन भट्ट, वो उसके बारे में आप हमें ये बताएं कि जो उनके साथ जुड़े लोग थे, जी जी, आजकल वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जी जी, तो आप उन लोगों के मुताबिक आपके भाई की जो तबीयत थी, जो इखलाक था, लोगों के साथ जो उसका हुस्न सलूक और जो मिलना जुलना था, वो कैसा था? बहुत अच्छा था। हर एक को अपना भाई मानता था, किसी के साथ वो ज़्यादती नहीं करता था। जिसके साथ ज़्यादती होती थी वो उसके साथ खड़ा हो जाता था कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, हक़ की बात करेंगे, जहाँ भी जाएंगे हक़ की बात करेंगे। इसीलिए वो हर दोस्त के साथ वो तकरीबन अच्छा था, वो किसी के साथ बुरा नहीं था।
जी नाजरीन, आपने देखा कि जाहिद भट्ट और गोल्डन भट्ट के ख़ानदान से, उनके भाइयों से हमने आज बात की और हमने उनके बचपन से लेकर उनकी जवानी और उनकी जवानी से लेकर जो उन पर अटैक हुआ कि हमने उनसे बात की और जिस तरह से उन्होंने अस्पताल में अपना वक्त गुजारा और जिस तरह से खुश इखलाकी के साथ उन्होंने लोगों के जो मसाइल हैं वो हल किए, इस सब पर हमने बात की। और यहाँ पर हम पैगाम देना चाहते हैं उन शोबदाबाजों को जो कि ख़ुद को सहाफ़ी गर्दानते हुए लोगों के गलत हक़ाइक़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशियां कर रहे हैं और जिनको ये नहीं मालूम कि इस ख़ानदान ने कहां से मुसीबतों के मनाजिल तय किए और कहां से किस तरह से इनको जो है मुश्किलात का सामना रहा। आज के दौर में कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि उसकी आने वाली नस्ल मुसीबतों दुश्मनियों में घिरी रहे, इसलिए लोग अपने वक्त को गुजारने के लिए मजबूरियों के तहत अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए इन तमाम मनाजिल को तय करते हैं। और ये जो शोबदाबाज और 2 नंबर किस्म के जो गलत किस्म के लोग हैं और ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं, इनके बारे में इनके हक़ाइक़ भी बहुत जल्द आप जिना की स्क्रीन पर मुलाज़ा फरमाएंगे। देखते रहिए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान कुरैशी के साथ मैं हूँ आपका होस्ट एजाज़ भट्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।